नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे यूपी में हुए खूनी खेल की, कानपुर में हुए एनकाउंटर की। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में अपराधियों की बड़ी हिमाकत की। कानपुर में अपराधियों ने पुलिस वालों के साथ खूनी खेल खेला। कानपुर में एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने गोलियों की बरसात कर दी। अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। इस वारदात में डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि 7 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस घटना के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको कानूनी रूप से सजा दी जाएगी। अब सवाल है कि इस खूनी खेल को इतने प्लान के साथ कैसे अंजाम दिया गया। पुलिस के जाने से पहले अपराधी कैसे तैयारी से बैठे हुए थे। अपराधियों तक किसने पहुंचाई दबिश देने की खबर। आखिर पुलिस में कौन है जो भेदिए की तरह काम कर रहा था। अपराधियों को छापेमारी से पहले आखिर खबर कैसे मिल गई। खाकी में छुपे हुए खलनायक आखिर कौन है जिसने वर्दी को बदनाम किया। पुलिस में वो कौन है जो अपराधियों से मिला हुआ था। किसने कुछ पैसों के चलते ईमान को बेच दिया। आखिर ये खबर कैसे लीक हो गए, इस पे आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बदमाशों से मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों का मारा जाना छोटी बात नहीं है। कानपुर में दबिश देने गई पुलिस टीम के साथ जो हुआ वो कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। चौबेपुर में पुलिस टीम पर बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इसमें एक डीएसपी और 3 सब इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। पुलिस गांव में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी, लेकिन उसके गैंग ने पुलिस पर घात लगाकर छत से हमला कर दिया। हिम्मत इतनी कि बदमाश पुलिस के हथियार तक लूट ले गए। एक बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो हैं आज शहीद हुए हैं। और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों से साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कमरी प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या इतना बड़ा ऑपरेशन बिना किसी तैयारी के अंजाम दिया जा रहा था या फिर घर के अंदर ही कोई भेदिया था जिसने हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पहले ही इस पूरे मामले की जानकारी दे दी, क्योंकि इस तैयारी के साथ पुलिस टीम पर हमला हुआ वो बिना मुखबिरी के संभव नहीं। बदमाशों ने रास्ते में जेसीबी लगाकर पुलिस के वाहन का रास्ता रोका और फिर चारों तरफ से घेर कर छतों से गोलियां बरसाई। यानी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पहले से ही मालूम हो गया था कि रात में उसके घर दबिश पड़ने वाली है। घटना हुई थी जिसमें 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हुए थे। उसके बाद पूरे कानपुर नगर की पुलिस फोर्स को सड़कों पर उतार दिया गया था और लगातार कई टीमें बना करके हम लोग कॉम्बिंग कर रहे थे। जो भी जंगल हैं, भागने के रास्ते हैं, रेल के ट्रैक हैं, इन पर लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही थी। इसी कॉम्बिंग के दौरान आज सुबह जो है अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। अपराधियों ने पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करी, जिसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। जवाबी गोलीबारी में 2 अपराधी मारे गए हैं और उनके पास से वो हथियार बरामद हुए जिससे रात्रि के समय में उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई थी। बदमाशों को ये तक पता था कि पुलिस वालों के पास कौन कौन से हथियार होंगे। खुद एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा है कि पुलिस कर्मियों से बड़ी चूक हुई है। जो शहादत पुलिस के अधिकारी और जवानों ने दी है वो हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और एक जो भी लोग इस घृणित कार्य में रहे हैं उन्हें कानून सख्ती से निपटेगा। देर रात जब पुलिस की टीम हिस्ट्री शीटर विकास के घर के पास पहुंची तो घर से कुछ दूर रास्ते में जेसीबी को लगाकर रास्ता रोका गया था, इसलिए पुलिस अपनी गाड़ी से मौके तक नहीं पहुंच सकी। उधर विकास और उसके साथी लाठी डंडा और असलहे लेकर खड़े थे। जब पुलिस टीम घर की तरफ पैदल बढ़ी तो पुलिस से उनकी झड़प हो गई। उसके बाद बदमाशों ने पुलिस के असलहों को छीनकर उन पर फायर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल आज हम बात कर रहे हैं कानपुर में हुए एनकाउंटर की। हम बात दरअसल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में अपराधियों की बड़ी हिमाकत की। किस तरह से कानपुर में अपराधियों ने पुलिस वालों के साथ खूनी खेल खेला है। कानपुर में एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने गोलियों की बरसात कर दी है। अपराधियों ने किस तरह से 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर अपराधियों को इसकी भनक कैसे लगी। पुलिस इस तरह छापेमारी कर सकती है।
जी हाँ, तो आज हम लोकतंत्र में दरअसल बात करेंगे कि किस तरह से इस घटना के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है और किस तरह से अपराधियों को इसकी सूचना मिल गई, कैसे पुलिस बिना हथियारों के या पुख्ता इंतजामात के साथ क्या पुलिस छापा मारने नहीं गई थी, क्या वहां पर कमियां रह गई थी। इस पे आज हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ विनय कुमार विन्नू जी हैं, सपा के नेता है, बहुत स्वागत है सर आपका। हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत स्वागत है सर आपका भी। साथ ही हमारे साथ उबैद नासिर जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। उबैद जी आपका भी बहुत स्वागत है। और सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एक्स IPS हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर बीजेपी के नेता से है, क्योंकि जाहिर तौर पर सरकार सर आपकी है हरीश जी, और ऐसे में जवाबदेही भी सबसे पहले आपसे ही बनती है कि किस तरह से देखते हैं। क्या ये माना जाए कि इतना बड़ा ऑपरेशन बिना किसी तैयारी के साथ किया गया था? 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो जाते हैं, TSP शहीद हो जाते हैं, तो क्या पुलिस की पुख्ता तैयारी नहीं थी क्या? नहीं, देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और बहुत गंभीर मामला है। ये सारे बिंदु जो सवाल आप उठा रही हैं, ये जांच के विषय है। सारे बिंदुओं पर गहन छानबीन होगी, किसकी मकसूदी थी, कैसे अपराधियों को पहले खबर लगी, ये सारे बिंदु जांच के हैं और निश्चित रूप से ही सरकार बहुत गहराई से विषयों की छानबीन करेगी। और जहां तक पुलिस पार्टी की बिना तैयारी के जाने का सवाल है, ये भी कैसे चूक हुई कि वो बिना किसी जो बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह होते हैं उसके बिना कैसे गए, ये कहीं न कहीं इसकी चूक थी। जबकि 3 थानों की फोर्स इस दबिश में गई थी, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि बिना तैयारी की पुलिस फोर्स गई थी। परंतु कहीं न कहीं इतनी बड़ी वारदात हो गई है, इतनी बड़ी घटना हो गई, तो निश्चित रूप से ये कोई न कोई था जिसने ये सूचनाएं पहुंचाई। और कहीं न कहीं कुछ चूक थी तैयारी में, जो बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह अगर इन लोगों के पास होते तो संभवतः इतनी बड़े तादाद में लोगों की जाने में जाती और अपराधी भी कारणों किए जा सकते थे। तो कुछ न कुछ तो इसमें खामियां रह गई, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना घट गई। लेकिन जो भी है, सरकार बहुत सख्ती के साथ, जिसमें से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का अपराध से जीरो टॉलरेंस की नीति है। कमियां रह गई, इस बात को आप स्वीकार करते हैं सर कि कमियां रह गई? नहीं, कहीं न कहीं तो अगर ये बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह है, तो जो मिलिट्री जो बातें आ रही हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह अगर इन लोगों के पास होते, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से 8 पुलिसकर्मियों की जाने चली गई, तो वो न हो, जिससे बचाव अपना सब। ठीक है। एक सवाल मेरा यहाँ पर अभी सूर्य प्रकाश जी आपसे है, क्योंकि कमियां रह गई जिस बात का जिक्र अभी कर रहे हैं सूर्य कुमार जी, सवाल इस बात को लेकर है कि कमियां और खामियां आखिर क्या इतने बड़े ऑपरेशन को जब आप अंजाम देने जा रही हैं, जब किसी ऐसे बदमाश को आप पकड़ने या फिर उसे ढेर करने जा रहे हैं जिसके खिलाफ तकरीबन 60,000 से ज्यादा केसेस दर्ज हो, 60 से ज्यादा केसेस अगर जिसके खिलाफ चल रहे हैं, ऐसे बदमाश को अगर आप पकड़ने जा रहे हैं, ऑपरेशन चला रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि किसी भी तरह के ऐसी जो तैयारियां हैं उससे बचना चाहिए, पुख्ता तैयारी के साथ जाना चाहिए? सूर्य कुमार जी। हाँ, मैंने आपकी बात सुना। ये बहुत आसान है बैठ करके बंद कमरों में समीक्षा करना कि पुलिस ने क्या चूक कर दी और पुलिस की समीक्षा करना। वैसे भी अपने समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस मौके की तलाश में रहता है कि कैसे पुलिस की बुराई निकालें, कैसे जब पुलिस कोई बहादुरी का काम करती है और उसमें पुलिस मारी जाती है अपने त्याग बलिदान और पुरानी सेवा की परंपरा के कारण, तो उसमें भी तमाम लोग पुलिस की कमियां निकाल करके अपने शक्तिशाली बौद्धिकपन का एहसास लोगों को कराने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बताऊं बहन जी, हालत यह है कि इस प्रकार के अभियान पुलिस में रोज चलते हैं। CO साहब के नेतृत्व में
थानों की पुलिस इकट्ठा होकर के रोज रात में निकलती है और निकल करके रात में बदमाशों की लिस्ट लेकर उनकी गिरफ्तारी का काम करती है। अब मैं आपको वो भी बताऊंगा कि इस मामले में जरा समीक्षा इसकी होना चाहिए कि 60 बार इस बदमाश के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा लिखा, चार्जशीट लगाई जांच करके, और जो आम जनता में फैलाया जाता है कि पुलिस घूस खा जाती है, पुलिस दबा देती है, 60 बार पुलिस ने इसे या तो गिरफ्तार किया या दबिशें देकर इतना दबाव बनाया कि इसने आत्मसमर्पण किया। अब सोचिए, आज समीक्षा करने का विषय यह होना चाहिए कि कैसे कौन लोग थे जो 60 मुकदमों में इसको बचाते रहे और कौन लोग थे जो इसको जमानतें कराते रहे। ये उदाहरण है कि कैसे धन बल से, जन बल से, अपने राजनीतिक संपर्कों के बल से और अपने पैसे की ताकत से ऐसे बदमाश जमीनें कब्जा करते हैं, फर्जी ठेकों में पैसा कमाते हैं, माफिया बन जाते हैं। पुलिस लड़ती रहती है उनके खिलाफ और इसी तरह जाहिर तौर पे बहुत अहम सवाल आपने शुक्ला जी उठाया है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें विकास दुबे की, तो जाहिर तौर पे इसके पास करोड़ों और अरबों की संपत्ति है और ऐसे में जाहिर तौर पे यहाँ पर भी ये सवाल उठ जाता है उबैद साहब कि आखिर कौन संरक्षण देता रहा इस कुख्यात बदमाश को। 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज, बावजूद इसके कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्यों? सवाल तो यही, इसी बात का तो सवाल किया जा रहा है कि 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, थाने के अंदर उसने मर्डर किया, फिर भी उसको जमानत मिल गई, छूट गया और अपना उसका सिलसिला जारी रहा। तो उसके राजनीतिक संरक्षण की वजह से, उसके धन बल की वजह से और उसके बाहुबल की वजह से वो उसको बचता रहा। 60 मुकदमे के बाद जो हमारे ठोक दो प्रधान मुख्यमंत्री जी हैं, 4 साल से उनकी सत्ता है, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की इसको बताना चाहिए। और रह गई ये बात, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल फैक्ट है कि पुलिस ने मुकम्मल तैयारी नहीं की थी। पुलिस को बिल्कुल क्या अंदाजा नहीं था कि उसके पास AK-47 जैसे खतरनाक हथियार हैं। हमारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने क्या पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था कि वो किन असलहे का इस्तेमाल कर सकता है। हमारी पुलिस फोर्स जो हाथ दबिश देने गई थी वो ट्रेडिशनल असलहे के साथ गई थी, 303। उसके हाथ कभी कभार तो ये भी होता है कि आपको याद होगा कि एक वाकया एनकाउंटर का हुआ था जिसमें एक दरोगा जी को मुंह से ठो ठो बोलना पड़ा था। तो मजाक तो ये बना रखा गया है ना। कोई पुलिस फोर्स की बहादुरी से इनकार नहीं कर सकता, पुलिस कितने सख्त हालात में काम करती है इससे भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस का बहुत ही जबरदस्त राजनीतिकरण और सांप्रदायिकरण करके पुलिस को खराब किया गया है, बर्बाद किया गया है। और पिछले 25-30 सालों में पुलिस का जो राजनीतिकरण हुआ है, हर सत्ता ने पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल किया है, अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। उसका आज नतीजा हम देख रहे हैं कि हमारे इतने जवान शहीद हो गए, इतने जख्मी पड़े हैं। हम सब उनको श्रद्धांजलि देते हैं, हमारा पूरी हमदर्दी उनकी फैमिली के साथ है। लेकिन बहरहाल इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस कलेक्ट करने में गलती हुई है, कहीं ना कहीं ये अंदाजा करने में गलती हुई है कि वो हमारा मुकाबला कैसे करेगा, इसके बारे में जरूर समझे। ठीक है विनय जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई आप भी इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था? भाई साहब पुलिस की लेकिन एक चीज तो है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा विनय जी से सवाल है मेरा सर, विनय जी से। ऐसे लोग पुलिस पर गोली चलाने लगेंगे? पुलिस हरदम बंदूक की नोक तान कर नहीं चलती। पुलिस की ड्यूटी इतनी कठिन होती है, भले लोगों से पुलिस का पाला पड़ता है। हरदम राइफल के ट्रिगर पर हाथ रख करके पुलिस नहीं चल सकती। और इसीलिए ये धोखा हुआ कि लोग कहते हैं आज की बुलेट प्रूफ पहन के क्यों नहीं गए, बंदूक की नोक तान करके क्यों नहीं गए। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि 99% पब्लिक भी शरीफ है। ये 1% बदमाश जो माफिया हैं, बदमाश है, जिनको अगर देश में न्याय होता तो कई बार फांसी हो चुकी होती।
इनको जमानत न मिलती। हमारे कानून में भी अभी कई सुधार होने की जरूरत है कि मुद्दई से पूछा नहीं जाता, जमानत हो जाती मुलजिम की, गवाह कैसे तोड़े जाते हैं, कैसे गवाह खरीदे जाते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ठीक है सर, विनय जी से सवाल है मेरा। ठीक है, आएंगे आपके पास सर, लौटेंगे आपके पास। मदद देकर कितने लोगों ने मुकदमे वापस करा दिए अदालत से, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जहां तक पुलिस की बात है तो एडीजी कानपुर ने घोषित कर दिया कि पुलिस के ऑपरेशन में जो चूक हुई है। शुक्ला साहब लौटेंगे आपके पास सर, आप अपनी बारी का इंतजार करिए, आएंगे आपके पास। लेकिन विडंबना तो यह है कि वो सीओ, वो एसओ जिनके ऑपरेशन में बेचारों की गलती हुई, वो तो खुद ही जान से अपनी जान देकर उन्होंने अपने ऑपरेशन की गलती की कीमत चुकाई है। अब हम जांच किसकी करें? जो जिनकी गलती थी वो मुख्य रूप से वो बेचारे खुद ही शहीद हो गए। ये हमारे लिए, विभाग के लिए बहुत गमी का मौका है। उनको सरकार चाहे जितना मदद करेगी, लेकिन अब उनकी भरपाई उनके परिवार के लिए नहीं हो सकती। ठीक है, मैं ठीक है तो सर। विनय जी, इसी बहाने जांच करो कि किसने किसने इस आदमी के मुकदमे वापस कर लिए थे अपना सरकार आने पर, किसने किसने मदद करके राजनीति में उसको चुनाव लड़वाया। सर ठीक है, अपनी बारी का इंतजार करिए ना, अपनी बारी का इंतजार करिए सर, लौटेंगे आपके पास। विनय जी से सवाल है मेरा। विनय जी, आवाज मिल पा रही है आपको? विनय जी, क्या आपको लगता है कि वाकई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था? लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर है। आप यहाँ पर सवाल हरीश जी आपसे है कि जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, ऐसा एक नहीं बल्कि कई इनामी बदमाश है जो कि घूम रहे हैं। हालांकि सरकार उन पर नकेल कसने की लगातार कोशिश कर रही है, और न सिर्फ कानपुर बल्कि हम तमाम और जगहों की भी बात करें तो वहां पर भी सरकार ने भरपूर कोशिश की है कि किसी भी तरह से अपराधियों पर नकेल कसी जा सके, प्रदेश में अपराध जो है वो ना हो। लेकिन ऐसे में जो हालात फिलहाल बने हुए हैं, इससे पहले की अगर हम बात करें 2001 की बात करें, जब विकास ने थाने के अंदर घुसकर राज्य प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी। सर ये कोई आज का मामला नहीं है हरीश जी, इससे पहले हमने देखा कि कई मर्तबा ऐसा हो चुका है। 60 से ज्यादा अगर इस पे मुकदमे चल रहे हैं, यानी कि इसने कितने मर्डर, कितने हत्याओं को अंजाम दिया है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गई, बावजूद इसका कोई कुछ क्यों नहीं बिगाड़ सका? नेहा जी देखिए, बहुत स्पष्ट है कि इसके जिस पार्टी ने इसको राजनीतिक संरक्षण दिया, उसकी पत्नी को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़वाया गया, और 17 के पहले जो सरकारें रही 15 साल, उन्होंने किस तरह से अपराधियों को, अपराध को संरक्षित किया, ये पूरे प्रदेश में किसी से छिपा नहीं। आज इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट किया था, लेकिन उन्होंने अपनी ट्वीट में ये नहीं बताया कि उनकी पार्टी ने ही उसको राजनीतिक संरक्षण दिया और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया। तो ये बात तो जो सुनील कुमार शुक्ला जी कह रहे हैं निश्चित रूप से सही है कि बिना किसी न किसी राजनीतिक संरक्षण के और इस तरह के अपराधी और माफिया इतना लंबा जो जिनका अपराध का इतिहास है, वो किसी न किसी संरक्षण के कारण ही इतना लंबा आपराधिक इतिहास बना पाए। और समाजवादी पार्टी की सरकारों में जिस तरह इनका संरक्षण हुआ, जिस तरह इनको चुनाव लड़ाया गया, उससे बात बहुत स्पष्ट है। 2017 में जब आदरणीय योगी जी की सरकार आई तो एसटीएफ ने इनको गिरफ्तार किया, और 2017 में गिरफ्तारी के बाद ये जमानत पे थे और 307 या किसी तरह के मुकदमे में ये बांधित थे, जिसको पुलिस बल जिसमें दबिश देने गया था, इसकी गिरफ्तारी करने गया। ये बात निश्चित रूप से का जो पुलिस है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि आज पूरा बल इस घटना से बहुत गमजदा है। ठीक है, विनय जी से रिएक्शन ले लेते हैं। विनय जी, क्या सपा की सरकार में खूब फल फूले हैं अपराधी? ये बड़ा हास्यास्पद बात है हरीश जी की। मेरे समझ में नहीं आता कि सरकार इनकी है, सरकार इनकी चल रही है, प्रशासन इनके सारे पर काम कर रहा है। आखिर उस प्रशासन में चूक
से हुई थी, जो उसको जानकारी हुई, उससे पहले से तैयारी कर रखा था इस तरह की हरकत करने का, और बताते हैं कि वहां का मंडल झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त था। आखिर वो इतने दिनों से इतना गुरदाम करता भी, आखिर 3 साल से ऊपर हो गया, वो कैसे फल फूल रहा था? फल फूल रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सर, आपकी सरकार में क्या एक्शन हुआ था उसके खिलाफ? आपकी सरकार में क्या एक्शन हुआ था उसके खिलाफ? सर, 2013 में भी उसने कई हत्याओं को अंजाम दिया था। आपकी सरकार में क्या एक्शन हुआ था उसके खिलाफ? सरकार में उसकी हिम्मत नहीं थी, कोई किसी अपराधी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपराध सरकार में आप देखिए कितने माफिया किस तरीके से विचरण कर रहे हैं। सरकार से आपको पता चल जाएगा। सरकार के माफिया लिप्त है, पालन हो चुका है। विनय जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की सर हम कोशिश करते हैं। उबैद जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जो हालात फिलहाल बने हुए हैं, सपा की सरकार पर भी आरोप लगे, क्योंकि 2013 में भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया गया। जब तक सरकार सपा की थी तब भी इस तरह की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही थी। जब बीएसपी की सरकार थी तब भी इस तरह की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही थी। उससे पहले बीजेपी की सरकार थी तब भी इस तरह की वारदातें थमने का नाम नहीं। क्यों? जी, चलिए एक बार फिर से आपसे कांटेक्ट करते हैं सर, क्योंकि आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। एक बार उबैद जी से मेरा एक सवाल है। उबैद जी, किस तरह से इसे देखते हैं? क्योंकि जाहिर तौर पे जो फिलहाल देखा जा रहा है, हर सरकार रही है, हर पार्टी की सरकार रही है, सभी में मामले सामने आए हैं और किसी भी पार्टी ने इस पर नकेल कसने की कोशिश नहीं की। अब जब इस पर कदम उठाया गया तो उससे पहले विकास दुबे की कितनी पैंठ थी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पुलिस छापेमारी करती उससे पहले उसको सूचना मिल गई थी। यहाँ किसकी कमियां किसकी खामियां देखते हैं आप? उबैद जी, चलिए सूर्य कुमार जी से सवाल ले लेते हैं। सूर्य कुमार जी, किसकी कमियां किसकी खामियां आप देखते हैं कि पुलिस छापेमारी को अंजाम देती, ऑपरेशन सक्सेसफुल करती, उससे पहले विकास दुबे को इस बारे में सूचना थी कि पुलिस का दल यहां पर आ रहा है? और चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दरअसल आज हम लोकतंत्र में बात कर रहे हैं किस तरह से कानपुर में बड़ा मामला सामने आया है। कानपुर में अपराधियों ने पुलिस वालों के साथ खूनी खेल खेला है। कानपुर में एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर बदमाशों ने गोलियों की बरसात कर दी। इस पर लगातार हम बात कर रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक सवाल यहाँ पे मेरा शुक्ला साहब आपसे है, क्योंकि हिस्ट्री शीटर को अगर पकड़ने पुलिस जा रही है, पुलिस एक प्लानिंग करती है, प्लानिंग के थ्रू उसको अंजाम दिया जाता है, लेकिन उससे पहले ही इस हिस्ट्री शीटर की इतनी पैंठ रहती है थानों से लेकर राजनीतिक पार्टियों तक कि इसकी भी सूचना मिल जाती है कि इसके ऊपर पुलिस ऑपरेशन चला रही है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो खबर लीक होती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हाँ, मैंने आपसे बताया ना मैडम कि ये इस बात का बड़ा फैशन है कि पुलिस में कैसे कमी निकाल दी जाए। और आपको जानकारी देना चाहता हूं कि वहां के थाना अध्यक्ष महेश यादव खुद पहले उसके पास गए थे कि आपके खिलाफ सम्मन है, वारंट है, आपके खिलाफ शिकायत है, आपकी शिकायत है, आप जांच करने के लिए अपना बयान दीजिए। और उसको मालूम था वहां पर इस बात पर कुछ कहासुनी हो गई। वो वापस आए और उन्होंने सीओ साहब को बताया इसके खिलाफ 307 का एक मुकदमा था। और उसके बाद जब दोबारा पुलिस गई तो उस समय पुलिस पर ऐसा संगठित धोखा दे करके हमला हुआ
कि रास्ते में एक जेसीबी मशीन खड़ी कर दी गई, अंधेरा कर दिया गया और वहां एक दो मनबड़ किस्म के बदमाश ऐसे थे कि उन्होंने ऊपर से, वो अंधेरे में थे, पुलिस नीचे उजाले में थी, वहां से जैसे ही पुलिस ने कहा कि उनको देखा, उन्होंने फायर कर दिया और पुलिस ने जवाब दिया तो तड़ इतनी गोलियां चली कि वहां धोखे में आकर के पुलिस मारी गई। अगर पुलिस को यह मालूम होता कि ऐसा परिवार जो जिला परिषद का चुनाव लड़ चुका है, अभी भी आज भी जिला परिषद के पदाधिकारी हैं, वो स्वयं भी, उसकी पत्नी भी, तो ऐसी स्थिति में पुलिस वहां इस तरह खाली हाथ न जाती, वो इतना तैयारी करके जाती ग्रेनेड लेकर के कि पूरा का पूरा मकान बर्बाद कर सकती थी। लेकिन आप जानती हैं कि पुलिस की आलोचना, मानवाधिकार आयोग, न्यायालय, दसियों आंखें, पत्रकार सब लगे रहते हैं कि एक भी गोली पुलिस की अगर गलत चली जाए तो 10 लोग बुराई करने के लिए, मुकदमा लिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसे भी डीजीपी ने, एडीजी ने घोषणा किया कि जो पुलिस की तैयारी में अगर कोई चूक है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन इस मामले में यह देखिए कि बदमाशों का भीतर से मन कितना बढ़ा हुआ है, चाहे उनके राजनीतिक आकाओं की वजह से, चाहे अपने बेईमानी की कमाई की वजह से, कि उसकी वजह से वो सीधा गोली मारने के लिए तैयार बैठे हैं। देखिए, और आज तक अगर सही न्याय होता तो उन 60 मुकदमों में अब तक इसको कई बार फांसी हो जाती। लेकिन विडंबना यह है कि ये बदमाश राजनीतिक संरक्षण, दोस्ती बनाते हैं ताकि उसके मुकदमे वापस ले लिए जाएं और वो बच जाएं। गवाहों को दबाव देकर, पैसा देकर के तोड़ लेते हैं, दबाव देते हैं। और अभी तक हम 1860 के कानून से, इंडियन पेनल कोड हमारा 1860 का बना हुआ है। चलिए विनय जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। विनय जी, आप पर भी आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से पूरे परिवार का ताल्लुक था। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या समाजवादी पार्टी ने भी राजनीतिक तौर पर संरक्षण दिया विकास दुबे को? ऐसा समाजवादी पार्टी से उसका कोई मतलब ही नहीं था। समाजवादी पार्टी में वो कभी रहा ही नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी और पिछली, क्या कहते हैं कि बहनी की सरकार का वो जी, भारतीय जनता पार्टी से संरक्षण पाता था, मंत्री संरक्षण पाता था। आज ये उसका खुलासा किया जाए तो वहां से जो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री है उनसे संबंध है। आज वो आज तक तो चलता था, वह इस तरह की बदमाशी उसका उसको राजनीतिक था। और यह पूरी सरकार, मैंने आपको पहले भी बताया है, यह पूरी सरकार माफियाओं की सरकार है। यहाँ पर ऊपर से लेकर के नीचे तक आप कहीं भी देखेंगे तो आपको माफिया अपने आप नजर आएंगे। नहीं सर, सवाल इस बात को लेकर है कि बताया ये भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से ही उनकी जो पत्नी है वो चुनाव लड़ी, और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या आपकी सरकार रही तो तब भी इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आ रहे थे। आप लोगों ने सत्ता पर काबिज होते हुए, अभी तो आरोप लगाना सर बहुत आसान है, सभी आरोप लगा लेते हैं, लेकिन आप जब सत्ता में काबिज थे तब आपने क्या किया? तब क्यों नहीं कार्रवाई की इसके खिलाफ? सदस्य है वो जी, पंचायत सदस्य का चुनाव लड़वा रही थी समाजवादी पार्टी, इनको जी, पूरा संरक्षण दी हुई थी। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़वा रही थी और आज बड़ी बड़ी बातें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी को अपने अंदर में झांकना चाहिए कि किस तरह समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में माफिया और अपराधियों को संरक्षण दिया और किस तरह से इस कल्चर को पूरे प्रदेश में फैला दिया। विनय जी, जब आपकी सरकार सत्ता पर काबिज थी सब, तब क्यों नहीं नकेल कसी गई? के द्वारा किसके गुण सरकार देख लीजिए
सर, आपकी आवाज अभी भी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल उबैद जी, सवाल इस बात को लेकर है कि यहाँ किसकी खामी कमियां मानते हैं आप? जब पुलिस वहां पर जाती है उसको पकड़ने के लिए, धरपकड़ करने के लिए, तो वहां पर पूरी तैयारी रहती है, लाठी डंडे वहां रहते हैं, तमंचे रहते हैं, पिस्टल वहां पे रहती है, वहां जेसीबी की मशीन लगा दी जाती है। ये जो तैयारी है ये बताती है कि किस तरह से जो विकास दुबे हैं उसकी पैठ थी, न सिर्फ थानों तक बल्कि राजनीतिक पार्टियों तक भी। ये भी हमने देखा, क्योंकि अगर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, बावजूद इसके गिरफ्तारी नहीं, किसी भी तरह की कार्रवाई वहां पर नहीं होती है, एक बार जेल से रहकर भी वो चुनाव जीत चुका है। किस तरह से उसकी पैंठ है और किस तरह से उसकी जड़ें मजबूत है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन ये जो पहले सूचना मिल गई, सर, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं उबैद साहब? भैया देखिए, ऐसा है कि इनका काम ही है कि इल्जाम लगा देते हैं। ये 4 साल से आप सत्ता में हैं, 4 साल से आपने अभी पिछले महीने के अंदर योगी जी के आदेश से 60 लोगों को एनएसए में बंद किया गया। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके सामने था। आपने 4 साल में इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? आप दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने में बहुत, भैया आपकी गवर्नमेंट कब से शुरू हुई आप बता दीजिए, तब से आपसे जवाब तलब किया जाए। आपसे जब कोई बात पूछी जाती है आप 1857 हो, 1957 हो, पिछले उसमें चले जाते हैं। 4 साल से इस आदमी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? और एक ये बात अकेली नहीं है, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है? कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हत्या, बलात्कार, लूट की आप खबरें अखबार में छपती हो। आज ही इलाहाबाद में प्रयागराज जिसका नाम हो गया है, वहां 4 लोगों को मार दिया गया। वेस्टर्न यूपी में 2 दलित महिलाओं को जिंदा जला दिया गया। लूट, बलात्कार, हत्याओं का सिलसिला मुसलसल चल रहा है। और जो कार्रवाई की जाती है वो जात बिरादरी के हिसाब से की जाती है, धर्म संप्रदाय के हिसाब से की जाती है, राजनीतिक एफिलिएशन के हिसाब से की जाती है। तो जब आप लॉ एंड ऑर्डर को अपना एक हथियार बना लेंगे तो ये सब तो होगा ही। इस वक्त तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए तो मुख्यमंत्री को, खास करके उनके सामने मिसाल मौजूद है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, कुछ सिविलियन मारे गए थे, सिर्फ शहरी मारे गए थे। यहाँ तो पुलिस वाले मारे गए, 8 पुलिस वाले एक इनकाउंटर में मार दिया जाए, गुंडा बदमाश 8 पुलिस वालों को मार दे, कोई मामूली बात है? ठीक है शुक्ला साहब, सवाल इस बात को लेकर है, राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण होता है और यही वजह है कि प्रशासन और पुलिस भी कार्रवाई करने से बचती है, क्या ये माना जाए? यही वजह है कि जो बदमाश है खुलेआम घूमते हैं? शुक्ला साहब, खुली हुई बात है भाई साहब, मैं बताऊं? हाँ जी, स्थिति ये है कि जहां तक पुलिस की बात है तो पुलिस तो आप जानती हैं कि राजनीतिक चुनाव प्रक्रिया के द्वारा जो पार्टी सत्ता में आती है उसके अधीनस्थ काम करती है, कोई स्वतंत्र संस्था नहीं है। और स्वाभाविक है कि राजनीतिक पार्टी का जो उसके नेतृत्व है, गृह मंत्री हैं, उनके आदेशों के अधीनस्थ काम करती है। इसलिए ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि पुलिस पर कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं होगा, इसलिए ये कल्पना करना नहीं चाहिए। नंबर 2 बात कि जहां तक पुलिस का ये प्रश्न है कि उस पर एनएसए क्यों नहीं लगा दिया गया, तो मैं ये जानकारी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एनएसए तब लगता है जब कोई सनसनीखेज घटना कोई बदमाश एकाएक कर देता है जिससे लोक जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। ये इधर सन 2001 में इस बदमाश ने थाने में संतोष शुक्ला की हत्या की थी और उसके बाद पिछले 15 साल से लगभग ये फरार रहता था। फिर सन 17 में ये बदमाश दोबारा पकड़ा गया और उसके बाद ये घटना पहली बार इस तरह की सामने आई है। इसके कारण ये अपनी आर्थिक हैसियत तो मजबूत करता रहा, लेकिन आपराधिक माफिया बन गया था। जैसे होते हैं ना आपराधिक माफिया, खुद नहीं क्राइम करते, क्राइम कराते हैं अंडर हैंड, छोटे छोटे बदमाशों को पकड़कर उनके मार्फत क्राइम कराते रहते हैं और लाइट में खुद नहीं आते। पुलिस ने 4 बार गैंगस्टर लगाया इस पर। अगर कायदे से गैंगस्टर एक्ट में भी सजा हो जाती तो भी इसको आजीवन कारावास हो जाता, लेकिन हमारी ढीली न्याय व्यवस्था के कारण आज तक मुद्दई का बयान नहीं लिया जाता, मुलजिम बाहर चला जाता है और घूम घूम कर फिर जुर्म करता है।
और इतना चालाक हो जाता है कि पैसे की ताकत से खुद नहीं क्राइम करता, अंडर हैंड क्राइम करवाता रहता है। अब ये इन बातों के लिए हमें और बारीक कानूनों की जरूरत है। ठीक है, बारीक कानूनों की जरूरत है, लेकिन सर यहाँ मैं आपको बता दूं कि जेल में रहने के बाद भी चुनाव जीता। अरे ठीक है शुक्ला साहब, जेल में रहने के बाद भी चुनाव जीता और उसके बाद जी ठीक जी एक बात जी रखिए सर, अपनी बात रखिए। सिर्फ एक बात से हेलो जी रखिए सर अपनी बात। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी चाहे वो पुलिस हो, सिविल अथॉरिटीज हो या कोई भी हो, वो सब संविधान से बने, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नौकर नहीं है। वो उनकी जिम्मेदारी संविधान के प्रति है। अगर सरकार कोई गैर संवैधानिक काम के लिए उनसे कहती है तो उनको इनकार करने का पूरा हक है, पूरा अख्तियार है। हो सकता है उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, हो सकता है उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, हो सकता है उनके खिलाफ कोई अच्छा उनको पोस्टिंग न मिले, लेकिन संविधान की रक्षा करना पुलिस की जिम्मेदारी है, सिविल अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है। वो किसी सियासी पार्टी के, किसी मुख्यमंत्री के जाति नौकर नहीं है कि वो जो मुख्यमंत्री कहे कि जाओ उसको ठोक दो, उसको ठोक देंगे, मुख्यमंत्री कहे उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। मैं ये किसी एक मुख्यमंत्री की बात नहीं करता, मैं जनरल बात कह रहा हूँ कि पुलिस को हमारे सिविल ऑफिसर से उन सबकी जिम्मेदारी संविधान के प्रति, संविधान की तरफ अगर वो काम करेंगे, उनको थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी भी पड़ सकती है, लेकिन वो जनता में प्यार पाएंगे, मोहब्बत पाएंगे, इज्जत पाएंगे, उसका इन बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है हरीश जी, ठीक है गुलाम नहीं है हरीश जी। मैं जवाब देना चाहता हूं भाई साहब का कि आप जब ये बात कहते हैं तो ये सदैव ध्यान रखिए कि ये जो पुलिस के कर्मचारी अधिकारी भर्ती हैं, ये भी किसी समाज सेवा के लिए नहीं आए हैं। ठीक है हरीश जी सवाल एक सेकंड हरीश जी लगातार ये सवाल उठ रहा है कि 4 साल से सर आपकी सरकार है, हालांकि जेल में भी डाला गया विकास दुबे को, जेल में रह के उसने चुनाव भी जीता, साथ ही 2018 में उसने अपने चचेरे भाई की हत्या भी करवाई अपने गुंडों से, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई। सर ये सब ये कैसे हो रहा है? ठीक है, अगर आप विकास दुबे को पकड़ भी लेते हैं, एनकाउंटर भी हो जाता है, तो सर उसकी जो जड़ें हैं उसको कैसे काटा जाएगा, और वो कितनी बड़ी चुनौती है फिलहाल? नेहा जी, मैं इसमें सूर्य कुमार शुक्ला जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि 4 बार उसके ऊपर गैंगस्टर लगा, तो हमारी न्यायालयिक व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है। अरे अनिल जी, हम सजा बात करते हैं, हम बताइए किस अपराधी को आपने पकड़ा है, कौन सा ऐसा अपराधी है जिसको आपने पकड़ा है? पूरी छिछोरों को पकड़ना शुरू कर दिया, अपराधियों को आराम देना शुरू कर दिया, इनको आप अपने चुनाव में उपयोग करने की आपने खुली छूट दे रखी है, उसी का ये परिणाम है। उसकी पूरी पहली से बताने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रदेश जानता है। आपको अगर नहीं मालूम है तो आप यह जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। जब से योगी सरकार आई, अब बड़े से बड़े कुख्यात अपराधी कानून किए गए, या तो घायलों के जेलों में चल रहे हैं, हजारों की संख्या में अपराधी जेलों में है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। योगी सरकार तो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। सरकार काम कर रही है, लेकिन एक सवाल मेरा विनय जी आपसे है, सर सरकार तो आपकी रही ना, आप जवाब भी दीजिए ना, क्या उसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार नहीं रही? आपने क्या किया? आपने कितनी बार डाला दुबे को जेल में, मुझे बताइए, आपने विकास दुबे को कितनी बार डाला जेल में, और क्या आपके शासनकाल में हत्याओं को अंजाम नहीं दिया गया, लूट वारदातों को अंजाम नहीं दिया गया, मर्डर को अंजाम नहीं दिया गया? क्या क्यों आपकी सरकार ने कार्रवाई नहीं की? आंकड़े उठा करके देख लें, सरकार से क्या था? 2017 में योगी सरकार आते ही गिरफ्तार हुआ। ठीक है विनय जी से सवाल है मेरा। क्या प्रदेश हो चुकी है, यह रोगी प्रदेश है, ये इसको इन्होंने रोगी प्रदेश बना रखा है। सर जब सवाल आपसे जो पूछा जा रहा है उसको बताइए ना, आपने कितनी बार कार्रवाई की विनय जी? आपकी सरकार में कितनी बार कार्रवाई हुई, और कौन कौन से ऐसे कुख्यात बदमाशों पर कार्रवाई हुई, बताइए मुझे। 2017 में जेल में रहा और गिरफ्तार होने के बाद फिर वो जमानत पे बाहर आया। तो शुक्ला जी की इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि जो ढीली न्याय प्रणाली है, हमारी न्याय व्यवस्था कुछ ऐसी है कि जिसका एक फायदा उठा करके ये अपराधी और माफिया अपना बचाव कर लेते हैं, और उसी के साथ बार बार चाहे गैंगस्टर लगा,
ये छूटता रहा। और जहाँ तक आप चुनाव जीतने की बात कर रही हैं, इसी तरह से जो अपराधी और माफिया लोग हैं वो अपना डर भय अपना उखाड़ बना करके इसी तरह से चुनाव जीतते हैं। ये चुनाव कोई देरली चुनाव नहीं जीत जाते, ये धन बल बाहुबल सबका प्रयोग करते हैं। ये बात तो आम हो गई है। लेकिन जहाँ तक योगी सरकार का सवाल है, योगी सरकार अपराधियों माफियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई किया है, इसको पूरा देश भी जानता है, पूरा प्रदेश भी जानता है। आरोप जो लगाने वाले हैं वो ये भेदिया कौन है सर? हरीश जी, हरीश जी, ये भेदिया कौन है? किसने ये भेद दिया? किसने ये बताया कि पुलिस ऑपरेशन चलाने वाली है? ये तो जांच का विषय है और जांच के बाद पता लगेगा कि कैसे उसके पास सूचना पहुंची। लेकिन जैसा शुक्ला जी बता रहे थे कि वो यशो उसके पास गए थे और उसमें उनको जो उसके ऊपर आरोप थे उसमें गवाही के लिए बुलाया था, तो ये भी संभव है कि वो पहले से अलर्ट रहे हों। लेकिन ये सारी बातें तो जांच का विषय है। जांच के बाद देखिए पहले से अलर्ट थे, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उन्हें अलर्ट किया है। जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने उसे अलर्ट किया है। विनय जी, विकास दुबे की जड़ें जमाने के लिए क्या समाजवादी पार्टी ने योगदान नहीं दिया क्या? नहीं, आप मुझे बताइए ना। मैं आपसे एक सवाल बार बार कर रही हूँ सर, मुझे मजबूरन ये सवाल उठाना पड़ रहा है कि कब कब आपकी सरकार में उस पर चाबुक चला? मुझे बताइए कितनी बार गिरफ्तारी हुई? क्या आपकी सरकार रहते हुए क्या हत्या नहीं हुई, मर्डर नहीं हुई या उसका नाम नहीं आया? किसी को पता नहीं किया है, चाहे कोई भी हो। हमारी सरकार में जितने माफिया मारे गए, जितने बोला उसको तुरंत गोली मिली है। आज हालत ये है, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस समय कि विकास दुबे ने किसके साथ कितना दोस्ती की, कितने नेताओं के साथ उसकी अंतरंगता थी। आज पूरा सोशल मीडिया इस बात से भरा पड़ा है। उसमें ये विडंबना है और इसके लिए तुरंत जरूरत है कि हमारे जो 1973 का 50 साल पुराना दंड प्रक्रिया संहिता है उसमें ये कानून लगा दिया जाए कि जब तक मुद्दई नहीं कहेगा तब तक ऐसे बदमाशों को जमानत नहीं दी जाएगी। हमारी न्याय व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इसको पूरे आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। शुक्ला जी, कितना दुखद है और क्या नहीं लगता कि पुख्ता तैयारी के साथ हमें जाना चाहिए था? जो प्रश्न मैंने पहला प्रश्न पूछा था कि क्या हमारी तैयारी अधूरी थी या किसी ऐसे शख्स को पता था जिसने ये भेद पूरा खोल दिया? ये क्या अधूरी तैयारियां नहीं बताता है? मैडम आज हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये बड़ी घटना हो गई। अन्यथा मैंने पुलिस में रहकर देखा है, पुलिस के लिए ये रोज का काम होता है कि शाम को एसपी सिटी साहब, एसएसपी साहब सर्किल वार फोर्स को इकट्ठा कराते हैं, लिस्टें दे देते हैं कि रात में इन बदमाशों के घरों पे दबिश दे के इनको पकड़ो। आज ये हालत है कि पुलिस जैसे मेढक तौले जाते हैं, बदमाशों को जेल भेजती है और वो वहां उसी गति से अपने धन बल का इस्तेमाल करके जमानतें करके चले आते हैं। मुद्दई से जिसको मारते हैं, पीटते हैं, लूटते हैं, उनसे पूछा भी नहीं जाता कि तुम इसको हम जमानत दे दें कि ना दे दें। खाली न्याय की देवी की आंखों में पट्टी बंधी रहती है। उसको कान में जो बताया जाता है उसके आधार पर जमानत करा के वो गवाहों को तोड़ने के लिए फिर खड़ा हो जाता है। और पुलिस दोषारोपण के लिए पुलिस बनी है। किसी ने ये फर्जी थियरी उड़ा दी कि किसी ने पुलिस से उसको खबर कर दी। अरे मैं बता तो रहा हूं कि जब 307 का मुकदमा लिखा गया विकास दुबे के खिलाफ तो उसको थाना इंचार्ज महेश यादव ने पूछताछ के लिए बुलाने के लिए कहा, उसे समझने के लिए गए और वहां इतना मरबड़ था कि उसने थाना इंचार्ज से भी बदतमीजी की, लड़ाई की। इसके बाद वो वापस चले आए, तब अतिरिक्त फोर्स लेकर गए। लेकिन ये भरोसा नहीं था कि ये जंगली डाकुओं की तरह पुलिस पर फायर करने लगेगा, इसलिए ये धोखा हुआ। जो माफिया उसको मन में आ गया और उसने पहले से तैयारी कर ली कि पुलिस आएगी तो हम लोग मारेंगे।
क्या इसमें इंटेलिजेंस फेल हुआ ये है? धोखा इसलिए क्या हुआ। इंटेलिजेंस का फेलियर है? शुक्ला इंटेलिजेंस साहब, से लेके सरकार अरे तक सब मैडम, हुआ है। इन कामों में इंटेलिजेंस नहीं होती। इंटेलिजेंस थानों में नहीं होती। इंटेलिजेंस जिसको एलआईयू कहते हैं वो जिला लेवल पर होती है। उसके लिए 50 काम है। सारे लोगों का पासपोर्ट सत्यापन करना होता है। क्रिमिनल इंटेलिजेंस के लिए अभी तक पूरे प्रदेश में कोई संस्था नहीं बनी है। ये जिम्मेदारी पूरी तरह केवल थाना अध्यक्षों पर है। जो लोग नहीं जानते वो इस तरह के सवाल पूछते हैं कि इंटेलिजेंस की फेलियर। क्राइम में कोई इंटेलिजेंस केवल वही थाना अध्यक्ष, चाहे वो क्रिमिनल इंटेलिजेंस करे, चाहे वो गिरफ्तारी करे, चाहे जांच करे और चार्जशीट काटे, और चाहे मुलजिमों को पकड़ के अदालत ले जाए, और चाहे परीक्षा ठीक करावे, है। चाहे मेला करावे, उसके 50 काम हैं। अब वो सब उसी थाने के ऊपर हैं। कोई क्रिमिनल इंटेलिजेंस अभी तक नहीं ठीक है। है। उबैद साहब, घर की छत से फायरिंग करना, यानी कि आप समझिए कितनी योजनाबद्ध तरीके से जो विकास दुबे है उसने तैयारी कर रखी थी कि अगर पुलिस आएगी तो किस तरह से हमला करना है और किस तरह से वहां से भाग जाना है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि बहुत पहले ये कहा जा सकता है कि सूचना मिल गई थी। पुलिस यहाँ प्लानिंग कर रही थी तो वहां पर भी प्लानिंग हो रही थी। बिल्कुल, यही तो मसला है। बिल्कुल। ये जो भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि ये जो भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि एलआईयू है, एलआईयू नहीं होती, लेकिन गांवों में खास करके हर थाने के मुखबिर होते हैं और वो बहुत बड़ा एक नेटवर्क होता है थाने के दार के पास। अपने मुखबिरों के जरिए वो एक एक चीज की इत्तला रखता है। अरे बहुत से थानेदार तो इतना अच्छा इंटेलिजेंस नेटवर्क रखते थे कि किसके घर में क्या पक्का उनको मालूम हो जाता था। AK-47 उस आदमी के पास है और हमारी पुलिस वालों को नहीं पता चला, ये बात समझ में नहीं आ सकती है। ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है कि इतना। और फिर इनकी कमाल है, पुलवामा में 300 किलो RDX आ गया, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। सरहदों पे क्या हो रहा है, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। थानों में क्या हो रहा है, फिर हाई किस बात के लिए? ये दूसरे को परेशान कराने के लिए। ये मैं भाई साहब की बात का जवाब बता देना चाहता हूं कि एक जमाना हुआ करता था जब इस तरह के मुखबिर पुलिस के डर से कि पुलिस पकड़कर हमको जेल न भेज दे, इस डर से मुखबिरी किया करते थे। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ गई। अब कोई पुलिस मुखबिरी करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि पुलिस का उस तरह का डर नहीं है कि हमको पकड़कर जेल भेज देगी। अब तमाम न्यायाधिकार, तमाम मानवाधिकार, तमाम आयोग बन गए हैं जो एक चिट्ठी लिख दी जाती है यहां से कि हमको गलत बंद कर दिया और वहां से जांच शुरू हो जाती है। तो अब कोई पुलिस गलत फर्जी चालान करने में 10 बार डरते हैं, 10 बार सोचते हैं। और इसीलिए अब वो मुखबिर का कोई पैसा थोड़ी मिलता है कि मुखबिर को महीने का पेमेंट मिलता है। हरीश जी, इस बात का भी सवाल है यहाँ पर कि जब 2001 में संतोष शुक्ला का मर्डर हुआ था, मर्डर किया गया था, तब एक ठीक है सर, ठीक है, के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, वो बहुत अच्छी तरह उसको कैसे मैनेज करना। ठीक है सर, तब एक गवाह नहीं हुआ विकास यादव के खिलाफ बोलने वाला, किसी ने गवाही नहीं दी, कोई सबूत नहीं मिला। क्यों? आखिर इतना लोगों में खौफ, इतना डर, और पुलिस वालों में खासकर क्यों? वो उसको मालूम है, थानेदार को मालूम है कि पैसा कहाँ से लाना है, क्या करना है। हम भी जाते थे, नहीं बिल्कुल, लेकिन ये मुखबिरी का कोई कोई सरकारी कालम अब नहीं उस तरह से है कि मुखबिर आवे और मुखबिर पैसा दे। डीएम के पास सीक्रेट फंड होता है, एसपी के पास सीक्रेट फंड होता है, थानेदार का अपना फंड होता है। बहुत बार वो सीक्रेट फंड इतना सीमित होता है कि उसमें मुखबिरी के लिए इतना कुछ पैसा वैसा नहीं मिलता कि थानेदारों के पास इतना पैसा हो कि महीनावार पेमेंट करें। और दूसरी बात कि ये माफिया एकाएक जिसने जैसे प्लान किया, पुलिस को ये उम्मीद ही नहीं थी कि जो राजनीतिक आदमी है वो इस तरह गोली चलाने लगेगा। पुलिस को बिल्कुल मालूम था कि वो कैसा आदमी है, उसको क्या हो सकता है, बिल्कुल। अगर ये मालूम होता तो पुलिस अपनी जान देने के लिए थोड़ी चली जाती। यही तो प्रॉब्लम है कि आपने उसको पूरी तौर से तैयारी करके भेजने नहीं दिया। कहीं ना कहीं बता तो रहा हूं कि ये तो बहुत बड़ा फैशन है, एक इंडस्ट्री है कि पुलिस की बुराई करके, आलोचना करके कैसे अपने को शक्तिशाली दिखाया जाए, और उस न्याय व्यवस्था पर कोई सवाल नहीं उठाता कि कैसे ये जांच करो कि कौन बचा रहा था, उन बचाने वालों को क्या सजा मिलेगी। और पुलिस ने तो अपनी जान दे दी, अपनी गलती की वजह से, अपनी चूक की वजह से जान दे दी, लेकिन उन बदमाशों को क्या सजा
मिलेगी। जो पैरवी करके इसको छुड़ाते रहे, इसके मुकदमे वापस लेते रहे, इसको जेल में अब तक आजीवन कारावास कई बार हो चुका होता अगर न्याय व्यवस्था होने चलने दी जाती। ठीक है हरीश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अगर इस तरह के बदमाशों को पकड़ा भी जाता है, इनको जेल में डाला भी जाता है, इन पे मुकदमे भी दर्ज होते हैं, तो कोई इनके खिलाफ गवाही नहीं देता, कोई तथ्य इनके खिलाफ नहीं मिलते, कोई सबूत इनके खिलाफ नहीं मिलते। आखिर ये विडंबना क्यों? हरीश जी से सवाल है मेरा। ये विडंबना समाज की है कि अपराधियों से डरता है और इसके कारण जो लोग गवाही देने वाले होते हैं वो गवाही देने नहीं जाते, इनके धमकाने में, इनके दबाव प्रभाव में आते हैं। यही कारण होता है। इसमें सरकार का कोई रोल थोड़े होता है। ये तो समाज की ऐसी स्थिति हो गई है कि आज लोग जो सामने अपराध होता है और उससे बोलना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, ये भी विडंबना है। और ये विडंबना समाज की है। समाज की जब तक अंतरशक्ति ऊपर नहीं आएगी तब तक इस तरह के लोगों को कार्नर करने में सरकार को, व्यवस्थाएं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है। आपने शुक्ला साहब ने इसमें बताया ना कि इसके ऊपर 4 गैंगस्टर एक्ट लगा, लेकिन वो गैंगस्टर एक्ट जो है वो सब गैंगस्टर एक्ट छूट गया, उसको सजा हुई थी, जिसको आजीवन कारावास हो गया होता। लेकिन कहीं न कहीं जो हमारी न्याय प्रणाली में जो लोग है उसका लाभ इन अपराधियों को मिल जाता है। और जो समाज की स्थिति है, समाज स्वयं में बहुत स्वास्थ्यपरक होता जा रहा है। इसलिए जो सामाजिक विषय है, चाहे वो अपराध हो, चाहे अपराधी के खिलाफ गवाही देना हो, उससे लोग बचते हैं, घबराते हैं। इस वजह से लोग गवाही नहीं देते अपराधियों। नहीं, लेकिन ये भी तो एक सच है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग डरते हैं, बदल जाते हैं, टूट जाते हैं। और इसका इंतजाम करने के लिए इसीलिए कह रहा हूं कि आमूल चूल परिवर्तन हमारी आपराधिक सजा प्रणाली में करने की जरूरत है, ताकि एक भी अपराधी बचने न पावे और कोई भी निर्दोष को सजा न हो। आप देखिए कि आखिर सुरेंद्र शुक्ला की थाने में जो हत्या हुई थी, वो हत्या में कौन मुलजिम था? मान लो विकास दुबे छूट गया, संतोष शुक्ला को वास्तव में किसने मारा, इस बात पर कोई सजा किसी को नहीं हो पाई। ये विडंबना देखिए अपनी व्यवस्था की। संतोष शुक्ला तो चलो बीजेपी के नेता थे इसलिए हाईलाइट हो गए, टूट गए। इसके अलावा कितने मर्डर किए हैं, कितने हत्याओं का अंजाम दिया है, 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, तो आप समझिए कि कितने हत्याओं का अंजाम दिया होगा। उनकी जवाबदेही किसकी बनती है? और आखिर क्यों पुलिस लोगों में भरोसा नहीं जता पाती है कि हम उनके साथ हैं? अगर वो गवाही भी देंगे किसी कुख्यात अपराधी के खिलाफ तो उनको कुछ नहीं होगा। ये भरोसा पुलिस क्यों नहीं जता पाती है? शुक्ला साहब, देखिए 60 मुकदमे दर्ज हैं, 4 साल से जो हुकूमत है उसको तो जवाब देना होगा कि 4 साल में क्या कार्रवाई किया इन्होंने, किसने कार्रवाई किया, कितनी बार इसको जेल भेजा, कितनी बार उसको सिर्फ 4 साल में नहीं, 4 साल में नहीं, ये तब से देखना होगा जब सरकारें यहाँ पर आई। सपा की सरकार रही, बीएसपी के रही, गठबंधन से सरकारें रही, बीजेपी की सरकार रही, तमाम पार्टियों की सरकारें रही है सर। ये तब से देखना होगा कि आखिर जब इतना ट्रैक रिकॉर्ड ये विकास दुबे का खराब था, तो आखिर राजनीतिक पार्टियां क्यों सोती रही, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, क्यों पुलिस प्रशासन को नहीं सताया गया और क्यों नहीं जगाया गया? ये एक बड़ा सवाल यहाँ बन जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।